गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, हमारी चर्चा चल रही थी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल और हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पर। प्रयोगवाद में नई कविता की जो प्रमुख प्रवृत्तियां थी उसमें से कुछ पर हम चर्चा कर चुके थे, जिसमें पहली थी कि प्रयोगवादी कवि व नई कविता के जो कवि है उन्होंने नवीनता का प्रयोग किया। ये साहित्य में हर क्षेत्र में नवीनता लाना चाहते थे, तो इनकी पहली जो प्रवृत्ति थी वो नवीनता थी। दूसरी जो इनकी प्रवृत्ति थी वो थी बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, या बौद्धिकता बोल दीजिए, एक ही बात है। तीसरी जो विशेषता थी वो थी अतिशय व्यक्तिकता, कि इन कवियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन की जो अभिव्यक्ति है उसका कुछ खुलकर कुछ अधिक प्रयोग किया, इसलिए अतिशय व्यक्तिवादी हो गए थे। अगली जो विशेषता थी वो थी क्षणवादी जीवन दर्शन। ये क्षणिकता पर महत्व देते थे और जिस क्षण को जी रहे हैं उसी को पूर्ण चरम सुख के साथ जीना चाहते थे। अगली जो विशेषता थी वो थी लघुता के प्रति सम्मान। लघुता या लघु मानव को इन्होंने काव्य में सम्मान प्रदान किया। अगली जो विशेषता थी वो थी मनोविश्लेषणवादी प्रवृत्ति। इन्होंने मानव मन का जो विश्लेषण है, मानव मन के अंदर जो विभिन्न प्रकार की जो निराशाओं को लेकर, विभिन्न प्रकार की कुंठाओं को लेकर, विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को लेकर जो विश्लेषण चलता रहता है, उस विश्लेषण का भी इन्होंने अध्ययन किया, क्योंकि मनोवैज्ञानिक साहित्यकार थे और मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ इन्होंने इस तरह मन का विश्लेषण किया। तो मनोविश्लेषणात्मक जो प्रवृत्ति या विशेषता है वो भी प्रयोगवादी काव्यधारा की थी, जिस पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। उसके बाद अगली थी वैचित्र प्रदर्शन। वैचित्र प्रदर्शन, इन्होंने अपनी कविता में विचित्रता लाना चाहते थे, पुरानी लीक से हटकर नयापन लाना चाहते थे और नयापन को विचित्रता के साथ व्यक्त करना चाहते थे, जो मैंने आपको बताया। अगली जो इनकी जो प्रवृत्ति थी वो थी विद्रोही भावना, कि इन्होंने परंपरागत कविता में जो उपमाएं, जो प्रतीक या जो बिंब दिए जा रहे थे उनका इन्होंने विरोध किया, खंडन किया और उनके स्थान पर नई उपमाएं, नए प्रतीक हैं उनको इन्होंने स्थापित करने की इस तरह की व्यवस्था की। तो यहाँ तक हमारी चर्चा हो चुकी थी। प्रयोगवादी या नई कविता की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं उनमें से 7-8 जो प्रवृत्तियाँ हैं उन पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। उसके बाद अगली जो प्रवृत्ति थी वो थी भोगवाद एवं वासना, जिस पर हमारी चर्चा होनी थी। वो थी भोगवाद एवं वासना। भोगवाद एवं वासना। अब देखिए, प्रयोगवादी व नई कविता के जो कवि थे वो क्षणवादी थे। मैंने आपको बताया कि वो जिस क्षण को भोगना चाहते थे उसको सुख की चरम सीमा तक भोगना चाहते थे। ये न अतीत की बातों का स्मरण करते थे, न भविष्य की चिंता करते थे। ये वर्तमान को उसकी चरम सीमा तक, सुख की चरम सीमा तक भोगना चाहते थे। तो जब ये क्षणवादी थे तो निश्चित है, जब क्षणवादी है तो वो क्षणवादी व्यक्तियों में भोगवाद एवं वासना का जो प्रभाव है वो स्वाभाविक ही बढ़ जाएगा। तो ये जो कवि हैं ये भोगवाद एवं वासना पर भी बल देते थे, क्योंकि क्षणवादी जीवन दर्शन होने की वजह से उन्होंने जो सुख है, सुख का जो क्षण है उसको वो केंद्रीय स्तर पर भोगना चाहते थे और केंद्रीय स्तर पर भोगने के लिए उसमें भोगवाद एवं वासना स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। क्योंकि जब हम सुखों को केंद्रीय स्तर पर भोगेंगे तो केंद्रीय स्तर पर सुख की प्राप्ति कब होगी? जब भोगवाद एवं वासना होगी। तो भोगवाद एवं वासना है वो भी इन कवियों की प्रमुख विशेषता रही है। लिखा भी है कवियों ने अपनी कविताओं में। एक जगह आपने देखा होगा कि अज्ञे ने कविता में लिखा है, वासना के पंख सी फैली हुई थी, धारित्री सत्य से निर्लज्ज, नंगी और समर्पित। देखिए क्या कहा, वासना के पंख सी फैली हुई थी, धारित्री सत्य से निर्लज्ज, नंगी और समर्पित। इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी कविताओं में वासना का इतना यथार्थ चित्रण किया है कि कहीं कहीं तो इनकी कविताओं में इस भोगवाद एवं वासना की वजह से अश्लीलता तक आ गई है। शकुंतला माथुर जो नई कविता के कवि हैं, उनकी कविता में एक जगह लिखा हुआ है, बढ़ रही है परिधि मेरे स्तनों की, हसरतें जवान है। क्या कहा? बढ़ रही है परिधि मेरे स्तनों की, हसरतें जवान है, आज कह दो उन उंगलियों से, पेश आए मुनासिब बेहरमी से। तो इस तरह भोगवाद एवं वासना का इन्होंने इतना नग्न चित्रण किया, इतना यथार्थ चित्रण किया कि उसकी वजह से इनकी कविता में कहीं कहीं तो अश्लीलता तक का भी समावेश हो गया है। अगली जो इनकी विशेषता थी वो थी यथार्थवादिता।
देखिए, ये छायावादी कवियों की तरह कल्पनावादी नहीं थे, सूक्ष्म चित्रण करने वाले नहीं थे, ये यथार्थवादी थे। इन्होंने समाज में व्यक्ति का यथार्थ चित्रण किया है, जो जैसा है उसका उसी रूप में चित्रण किया है। यथार्थवाद एक आदर्शवाद होता है, एक यथार्थवाद होता है। आदर्शवाद जो जैसा नहीं है उसको ऐसा बना करके कहना, यथार्थवाद जो जैसा है उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना। तो नई कविता के जो कवि है, प्रयोगवादी काव्यधारा के जो कवि हैं, उन्होंने देखा कि व्यक्ति की जो भी स्थितियां हैं, जो भी परिस्थितियां, उसका उन्होंने उसी रूप में यथार्थ चित्रण किया। एक जगह यथार्थवाद का चित्रण करते हुए एक जगह अज्ञे जी ने लिखा एक कविता में, क्या लिखा? बंद कमरे की गरमाई फिजा में, बंद कमरे की गरमाई फिजा में, गठरी सा गुड़मुड़ में, गठरी सा गुड़मुड़ में दुबका रजाई में सुन रहा। देखिए क्या कहा उन्होंने, कहा बंद कमरे की गरमाई फिजा में, गठरी सा गुड़मुड़ में, दुबका रजाई में सुन रहा, खिड़की की सकड़ी दरारों से आती, नल पर झगड़ती औरतों की चक 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 चक। देखिए क्या कहा उन्होंने, कहा जैसा उन्होंने सुना, जैसा उन्होंने कमरे की उस बंद उस रजाई में उन्होंने छिप करके और खिड़की की दरारों से जो आवाज आ रही थी उसका जैसा उन्होंने सुना है, उसका वैसा के वैसा उन्होंने चित्रण कर दिया। उन्होंने लिखा कि बंद कमरे की गरमाई फिजा में, गठरी सा गुड़मुड़ में, दुबका रजाई में सुन रहा, खिड़की की सकड़ी दरारों से आती हुई, नल पर झगड़ती औरतों की चकचक। तो यथार्थवादी चित्रण है, जैसा उन्होंने सुना, जैसा उन्होंने उसका महसूस किया, वैसा के वैसा उन्होंने अपनी कविता में उसका वर्णन कर दिया। तो ये यथार्थवाद होता है। अगली जो इनकी विशेषता थी वो थी प्रणयानुभूति। प्रणयानुभूति, अब देखिए ये भी उसी तरह है। भोगवाद एवं वासना थी, क्षणवादिता थी, तो प्रणयानुभूति भी स्वाभाविक है। और प्रयोगवादी व नई कविता के कवियों का जो प्रणय है, उनका जो प्रेम है, वो मार्शल प्रेम है। उन्होंने प्रेम का जो प्रमुख आधार माना है, क्योंकि ये भोगवादी एवं वासना के कवि थे, तो इन्होंने प्रेम का जो प्रमुख आधार माना है वो शरीर को माना है, शारीरिक सौंदर्य को माना है। ये यौन आकर्षण पर बल देते थे। हाँ, हालांकि प्रेम की जो उच्च वृत्ति है वो भले ही मन तक पहुंचती हो, लेकिन इनका जो प्रणय है वो शारीरिक सौंदर्य या यौन आकर्षण तक सीमित है। इन्होंने लिखा भी है अपनी कविता में, इन्होंने प्रणयानुभूति का वर्णन करते हुए, चित्रण करते हुए लिखा भी है। उन्होंने कहा एक जगह, क्या है प्रेम? घनीभूत इच्छाओं की ज्वाला है। क्या है प्रेम? घनीभूत इच्छाओं की ज्वाला है। क्या है विरह? प्रेम की राख भरा प्याला है। तो इस तरह इन्होंने प्रणयानुभूति या प्रेम की भी अभिव्यक्ति अपनी कविताओं में की है। एक जगह भी और भी लिखा है उन्होंने, एक जगह अज्ञे जी ने एक जगह लिखा, नई कविता में एक जगह उन्होंने लिखा, क्या लिखा? कोसवत सिमटी रहे यह चाहती नारी, कोसवत सिमटी रहे यह चाहती नारी, खोल लेने लुटने का पुरुष अधिकारी। देखिए, प्रेम भावनाओं को, प्रेमिल मनोवृत्तियों को इस तरह इन्होंने अपनी कविता में प्रकट किया। एक जगह और भी लिखा है, एक जगह लिखा है उन्होंने प्रेम भावनाओं को इस तरह व्यक्त किया है कि उसमें उसी भोगवाद एवं वासना की तरह कहीं कहीं उसमें अश्लीलता सा भी आ गई है। लिखा है, आहा मेरा श्वास, आहा मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशप्त, तुम कहाँ हो नारी। तो इस तरह इन्होंने प्रणयानुभूति या प्रेमी भावनाओं को भी अपनी कविता में इस तरह से व्यक्त किया है। अगली जो नई कविता प्रयोगवादी काव्यधारा की अगली जो विशेषता है वो है लोक संस्कृति का चित्रण या लोक संस्कृति से जुड़ाव। एक ही बात है, लोक संस्कृति का चित्रण। अब देखिए, लोक संस्कृति का चित्रण, मैंने आपको बताया कि प्रयोगवादी काव्यधारा के जो कवि हैं वो अतिशय व्यक्तिवादी हैं, और इतने अतिशय व्यक्तिवादी हैं कि इनकी जो कविता है वो उस व्यक्तिवाद के चक्कर में आत्मविज्ञापन सा बन गई थी। और यहाँ कह रहे हैं कि लोक संस्कृति का भी चित्रण किया है, लोक संस्कृति से भी इन्होंने जुड़ाव रखा है। वहाँ तो इनको व्यक्तिवादी बताया जा रहा है और यहाँ इनको लोक संस्कृति से जुड़ाव किया जा रहा है। तो ये ही विशेषताएं इनकी ऐसी है जो प्रयोगवाद और नई कविता है उसमें थोड़ा अंतर पैदा करती है। प्रयोगवादी जो कवि हैं वो व्यष्टिवादी हैं, उन्होंने व्यक्तिगत भावनाओं का वर्णन किया है, जबकि नई कविता के जो कवि हैं
वो समष्टिवादी है। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत भावनाओं के साथ साथ उन्होंने लोक संस्कृति का भी चित्रण किया है। तो ये कुछ इस तरह की विशेषताएं हैं जो प्रयोगवाद और नई कविता में अंतर पैदा करती है। लोक संस्कृति से जुड़ाव लगाया इन्होंने, लोगों की जो भी रहन सहन है, लोगों की जो भी संस्कृति है, उनकी जो भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हैं, उनका इन्होंने अपनी कविता में चित्रण किया है। सामाजिक व्यवस्थाओं का चित्रण किया है। एक जगह एक कवि ने लिखा भी है, लोक संस्कृति का चित्रण करते हुए कहा है एक कवि ने, क्या कहा? उन्होंने कहा, कांगड़े की छोरियां, कांगड़े की छोरियां कुछ गोरियां सब गोरियां, लाला जी जेवर बनवा दो, खाली करो तिजोरियां। तो इस तरह की बातें करके उन्होंने, आज आपने देखा होगा समाज में जैसे ही शादी विवाह होते हैं तिजोरियां खाली कर देते हैं लोग, तो उस बात को इन्होंने इस तरह लोक संस्कृति से जुड़ाव रखते हुए उस बात को भी अपनी कविता के माध्यम से इन्होंने प्रकट किया है, अभिव्यक्त किया है। तो इस तरह नई कविता के जो कवि हैं वो लोक संस्कृति से भी या लोगों से भी इस तरह जुड़ाव पैदा करते हैं या लोगों से भी जुड़ाव रखते हैं। अगली जो विशेषता है इनकी वो है नवीन शिल्प विधान। नवीन शिल्प विधान, देखिए प्रयोगवादी काव्य में नई कविता की जो प्रमुख विशेषता है वो है नवीन शिल्प विधान। अब देखिए विषय वस्तु की दृष्टि से तो ये कविता में नयापन लाना ही चाहते थे, लेकिन शिल्प की दृष्टि से भी, कला पक्ष की दृष्टि से भी ये कविता में नयापन लाना चाहते थे। इन्होंने लिखा कि नई भाषा का प्रयोग करना चाहिए, नए शब्दों का चयन करना चाहिए, नए प्रतीक, नए बिंब, नए उपमानों का प्रयोग करना चाहिए। इतना ही नहीं, प्रयोगवादी काव्यधारा और नई कविता के कवियों ने एक जगह तो कहा भी था, क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देवता अब इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। उन्होंने कहा था पुरानी भाषा, पुराने शब्दों का जो प्रयोग कविता में किया जा रहा था उसका इन्होंने विरोध करते हुए, उसका खंडन करते हुए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि देवता अब इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। देवता का मतलब होता है कि शब्द में जो अर्थ प्रकट करने की जो क्षमता है, जो गुण है, वो अब इन प्रतीकों से कर गई है कूच, वो अब इन प्रतीकों से निकल गई है। अर्थात पुराने प्रतीक जिनका आप बार बार कविता में प्रयोग कर रहे हो, तो बार बार उन प्रतीकों का प्रयोग करने से इनमें जो अर्थ प्रकट करने की जो गुण है, अर्थ प्रकट करने की जो क्षमता है देवता, वो इनमें से निकल गया है। किस तरह से? कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। जिस तरह वासन होता है, वासन को जब बार बार हम उसको घिसते हैं, उसको मांजते हैं, तो उसकी जो चमक है, उसका जो मुलम्मा है, वो उसको छूट जाता है, निकल जाता है, फीका पड़ जाता है। तो इसी तरह इन्होंने कहा है कि पुराने प्रतीकों को, पुराने शब्दों को, पुरानी भाषा को बार बार कविता में प्रयोग करने से इसमें जो अर्थ प्रकट करने का जो गुण है, इसमें प्रभाव डालने की जो क्षमता है, वो उसी तरह कम पड़ गई जिस तरह वासन को अधिक घिसने से उसका मुलम्मा फीका पड़ जाता है। तो इस तरह इन्होंने नवीन शिल्प पर भी बल दिया, और नवीन शिल्प में ये इस तरह नए प्रतीक, नए उपमान, नए बिंबों का प्रयोग करना चाहते थे। सबसे पहले इन्होंने नवीन शिल्प विधान में इन्होंने पहला है तो उसमें उन्होंने नए प्रतीकों का प्रयोग किया, नए प्रतीकों का, नए प्रतीकों का प्रयोग किया इन्होंने शिल्प विधान में। पहला है शिल्प विधान में नए प्रतीकों का प्रयोग। ये पुराने जो प्रतीक है उनको हटाना चाहते थे कविता से, उसके स्थान पर नए प्रतीकों को लाना चाहते थे। आपने आगे की कविता पढ़ी होगी, कलंगी छरहरी बाजरे की। उन्होंने देखिए नायिका की तुलना दी थी, किससे? नया प्रतीक दिया, कलंगी छरहरी बाजरे की, बाजरे की कलंगी की तरह, तो नया प्रतीक है। और भी आपने उनके एक सांप नाम की कविता पढ़ी होगी, उसमें उन्होंने लिखा है, क्या कहा? सांप तुम सब तो हुए नहीं। सांप किसको कहा? शहर के सब लोगों को कहा है, शहर के पढ़े लिखे समझदार लोगों को कहा है, सांप तुम सब तो हुए ही नहीं। आज आपने देखा होगा शहर में लोग हैं, शहरी जो लोग होते हैं वो पढ़े लिखे सब लोग होते हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा पड़ोसी से ईर्ष्या भाव रखते हैं, एक दूसरे की आलोचना चुगलखोरी में हमेशा व्यस्त रहते हैं। तो उनके लिए कहा सांप तुम सब तो हुए ही नहीं। नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। आपने देखा होगा नाली है पड़ोसी की तरफ निकाल देते हैं, चबूतरा है उल्टा सीधा कर देते हैं रास्ते का, आगे सुन रास्ते में, तो उसका कहा इन्होंने कि सांप तुम सब तो हुए ही नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछो उत्तर दोगे, विष कहाँ पाया, कैसे सीखा डसना। तो ये इस तरह इन्होंने नए प्रतीकों का प्रयोग किया, शहरी व्यक्तियों को सांप का प्रतीक दिया, नया प्रतीक दिया। पुराने प्रतीकों को ये हटाना चाहते थे कविता में, उनके स्थान पर नया प्रतीक
नए प्रयोग करना चाहते थे। अगली जो विशेषता शिल्प विधान में थी वो थी नए उपमानों का प्रयोग। नए उपमानों का प्रयोग करना चाहते थे ये कविता में। उपमान, उपमेय उपमान, उपमान जिससे उपमेय की तुलना की जाती है, तो ये पुराने जो उपमान है उनको हटाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये नवीनता लाना चाहते थे, नए प्रयोग करना चाहते थे, और उस नवीनता लाने के चक्कर में पुराने जो उपमान है उनको कविता से हटाना चाहते थे। नए उनके स्थान पर नए उपमान कविता में स्थापित करना चाहते थे। लिखा है एक जगह, कवि अज्ञे ने लिखा है एक जगह, क्या कहा? मेरे सपने टूट गए ऐसे भुंजा हुआ पापड़ हो जैसे। मेरे सपने टूट गए ऐसे भुंजा हुआ पापड़ हो जैसे। तो देखिए सपने का टूटना किसकी तरह बताया गया है? भुंजे हुए पापड़ की तरह बताया गया है। नया उपमान दिया है, भुंजा हुआ पापड़। आ गया? और भी लिखा उन्होंने कविता में, लिखा इंजन का हेडलाइट सा प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया। प्यार का नाम लेते ही प्रेम का बल्ब फ्यूज हो गया। इंजन के हेडलाइट सा शोरगुल, कुछ ऐसा है। तो वहाँ भी उन्होंने वहाँ नए उपमान दिए अपनी कविता में, नए नए उपमान खोजे इन्होंने। अगली जो इनकी विशेषता थी वो थी नए बिंबों का प्रयोग। नवीन बिंब विधान बोल दो, एक ही बात है। नए बिंबों का प्रयोग भी इन्होंने अपनी कविता में किया। बिंब क्या होते हैं? बिंब होते हैं मानव मन के अंदर जो इंद्रिय अनुभव होते हैं। मानव मन के अंदर जो इंद्रियां, जो हमारा जो अनुभव है, इंद्रिय अनुभवों से जो रचना या इंद्रिय अनुभवों के द्वारा जो सर्जना अंदर ही अंदर मस्तिष्क के अंदर होती है, वो बिंब कहलाती है। आ गया समझ? इन्होंने नए बिंबों का प्रयोग किया। एक जगह अज्ञे ने लिखा, शरद चांदनी बरसी अंजूरी भरकर पी लो। शरद चांदनी बरसी अंजूरी भरकर पी लो। तो नया बिंब दिया है इन्होंने, नया बिंब दिया है कि शरद चांदनी है, वो दूध की तरह, सफेद दूध की तरह, वो इस तरह दूध, सफेद दूधिया की तरह इस तरह से वो बरस रही है, अंजूरी भरकर पी लो। तो नए बिंबों का भी प्रयोग इन्होंने अपनी कविता में किया है। इस तरह प्रयोगवादी काव्य धारा और नई कविता के जो कवि हैं उनकी ये प्रमुख प्रवृत्तियां रही है। इसके बाद आधुनिक काल का जो लास्ट चरण रहा है वो है साठोत्तरी कविता या समकालीन कविता योग, जिस पर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। यहीं आकर हमारा प्रयोगवाद व नई कविता खत्म हो जाती है। अब हमारा आधुनिक काल का अंतिम चरण रहा है जिसको हम साठोत्तरी व समकालीन कविता युग कहते हैं। साठोत्तरी कविता जो 1960 के बाद लिखी गई थी, क्योंकि 60 तक तो हमारी नई कविता युग है ही। अब 1960 से और आज तक की जो कविता है, वैसे तो 1960 से और 1984 ईस्वी तक है वो साठोत्तरी कविता युग है। 1984 से आज तक की जो कविता है वो समकालीन कविता युग है। लेकिन साठोत्तरी कविता युग और समकालीन जो कविता युग है, उन दोनों की जो प्रवृत्ति, उन दोनों के कवि हैं वो भी प्रयोगवादी कवि और नई कविता के कवियों की तरह समान ही है। इसलिए उन दोनों काव्य धाराओं का जो अध्ययन है हम वो सम्मिलित रूप से करेंगे। धन्यवाद।